सेनेट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया वहां गाइड पर, किया। और उसकी रूलिंग भी मौजूद है। चले रूलिंग का तो ही पता होगा ना, उसको तो बाद में निकली है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त सेक्रेटरी सेनेट ने कोई एतराज नहीं किया, और वो सही भी है, कानूनी भी है, हो गया। और उसके बावजूद जो है वो आपके नायक साहब जो है पीपल्स पार्टी के सेनेटर और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने निशानदेही की। लेकिन जो स्पीकर जो वहां बैठे हुए थे सेनेट की चेयरमैन बन के तौर पर, उनको पता था कि ये सब ड्रामा क्या है, और मुझे इस ड्रामे में क्या बोलना है, मुझे रिजेक्ट करना है, रूलिंग देनी है, और इनसे कहना है जाओ भाई ट्राइब्यूनल में। हालांकि उनसे कहना ट्राइब्यूनल नहीं होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब जरा ये बताएं कि अपोजिशन कहाँ खड़ी है। नवाज शरीफ का बयानिया किस हद तक दुरुस्त था कि सेनेट के इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, फैसला जो कभी इमरान खान साहब कहा करते थे कि 20,000 सड़कों पे बंदा लेके आओ, जो अगली बात अब मैं भी नहीं कह सकता, तो किस हद तक दुरुस्त था कि सड़कों पे बंदे ही लेके आओ, फैसला इधर ही करो, लॉन्ग मार्च ही करो, ये इलेक्शन लड़ने का और ये सेनेट में जाने का फैसला कैसे लगता है अब आपको? ये पीडीएम के जो एक 11 सियासी जमातों का इत्तेहाद है, इसमें लोगों के अपनी पार्टी का भी इंटरेस्ट है, उनके अपना मैनिफेस्टो है। लेकिन सब इस बात पे तो तैयार थे वेरी फर्स्ट डे से कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, और ये नाकारा हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है। लेकिन किस तरह जाना चाहिए, इस पे पीडीएम में इत्तेफाक नहीं हो रहा था। खास तौर पे तीन बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक में या उनके फैसलों में कमी नजर आ रही थी। एक मौलाना फजल रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी, और तीसरा आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी। इन तीन सियासी जमातों के दरमियान इस फैसले में कि इनको कैसे हटाया जाए मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही थी। कभी तो ये कहते थे कि पीडीएम जो फैसला करेगी हम मानेंगे, लेकिन इसके अलावा भी अलग से खुद भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे दिया कर देते। तो ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी को नून लीग पे, और नून लीग को पीपल्स पार्टी पे एतमाद नहीं है पूरी तरह, और वो लोग एक होकर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस मौजूदा कि किस तरह हटाया जाए। इस पे तो कायम है कि हटना चाहिए, हर सूरत में हटना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब की यहाँ तारीफ करूंगा कि वो जितने जीरक किस्म के सियासतदान हैं, समझदार हैं, बहुत ज़हीन सियासतदान हैं, बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। 11 सियासी जमातें जो मुख्तलिफ किस्म के मफादात हैं, उनके अपने इशूज, उनकी अपनी सोच, एजेंडा, उन लोगों को लेके चल रही है, बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ जो सवाल आपका बनता है, वो सवाल के लिहाज से बहुत पहले ये कह दिया गया था कि अगर पीएम अवामी इस वक्त जो जद्दोजहद है, अवामी मसाइल है, अवामी बहरान है, अवाम बहुत गुस्से में है, इसको सिर्फ जल्द से जल्द करनी, भले अगर अवामी तहरीक बना लेती है, तो पाकिस्तान ने दुनिया में ये देखा गया है कि हुकूमतें बड़ी से बड़ी ताकतवर से ताकतवर हुकूमतें चली जाती हैं, और बड़ी से बड़ी इस्टेब्लिशमेंट झुक जाती है। लेकिन ये उस वक्त होता है, सिर्फ जलसे और जुलूसों से नहीं होता है, जब ये जलसे और जुलूस अवामी तहरीक बनते हैं। और पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा हालात ऐसे थे कि अवाम निकल आती है। अवाम, हालांकि मौसम ऐसा नहीं था, इसके बावजूद अवाम निकले, अवाम खड़े हो गए, अवाम इस हुकूमत के खिलाफ, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, आपके आपके गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मुख्तलिफ किस्म की NGOs हो, वकला हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे, और वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार थे दो कदम से पीडीएम वालों से कि कोई रहनुमाई करे इनको, तो ये अपनी तहरीक बनाए। लेकिन पीडीएम वाले इस किस्म के डिस्कशन में लगे रहे कि जनाब क्यों ना बैकडोर डील किया जाए। कहता है नहीं, हमें एग्रेसिव होना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं, एग्रेसिव अभी नहीं होना चाहिए, अभी हमें इस तरह नहीं, हम इनको इस तरह से कर देंगे, अदम एतमाद से हटा देंगे, हम ले आएंगे, और हम जो है वो इस तरीके से आपके इलेक्शन मसलन वोट नहीं देंगे, मेंबरान का इस्तीफा नहीं देंगे, देंगे तो ऐसे देंगे, सिंध हुकूमत अभी जाने की नहीं है, सिंध हुकूमत जाएगी तो ये होगा। इतने सारी बातें सामने आ रही थी जिसका फायदा हुकूमत ने उठाया, और प्रोपेगेंडा तो बहुत किया। लेकिन अवाम तो सुन रही थी ना, देख रही थी, वो तो तैयार बैठी थी कि कोई आए लीडर और आके कहे चलो। तो फिर अवाम देखते आप क्या करती है, अवाम क्या है। अब उसका उसका सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी उसकी बनती है, वो बनती है पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि इस इत्तेहाद में 9-10 लोग जो ऐसे थे
जिनमें से 2 बड़ी सियासी पार्टियां, उनमें से एक आपके PMLN और मौलाना फजल रहमान, जो बेसिकली असल ताकत है, क्योंकि पंजाब की असल ताकत मियां नवाज शरीफ हैं और स्ट्रीट फाइटर जो है मौलाना फजल रहमान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है इस वक्त। तो इस सूरत हाल में ये 2 बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो बिल्कुल तैयार थी। उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नजर आता। मियां नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट एक जैसी नजर आ रही थी, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी को और थोड़ा सा ANP को जो है वो उनकी बातों को एक्नॉलेज किया और उनको मसलन अपोज करने की बजाय उनको साथ लेने के चक्कर में उनकी बातों को माना और एग्रेसिव रूप से। आप देखें, शहबाज शरीफ साहब जब तक PMLN की लीडरशिप संभाला, उन्हें लीडर ऑपोजिशन रहे, पंजाब में नून लीग नजर ही नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज साहब आई, उन्होंने एग्रेसिव अपना तरीक़ेकार अपनाया और जो उस वक्त डिमांड थी पब्लिक की, आवाम की, उन्होंने वो चीज उनको दी। तो आप देखें कि वो न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी लीडर बन के उभरी और पंजाब को इस वक्त ऐसे कर दिया है कि आज इलेक्शन हो जाए, पंजाब के लोग बड़ी तादाद में PMLN वहां जीतेगी, बल्कि स्विप करेगी। तो ये बाज़ौक़ात होता ही है कि अवाम मांगते हैं उस वक्त कि आए कोई लीडर और आके उनको जो 2 कदम खड़े हैं एक तहरीक बनाने के लिए उसमें आए। लेकिन अगर अवाम नहीं आ रही, अब देखें ना, PMLN के दोनों लीडर थे ना, शहबाज शरीफ थे, वो आगे बढ़ रहे, एग्रेसिव नहीं हो रहे थे, डिफेंसिव जा रहे थे, वो भी पीपल्स पार्टी वाला रोल अदा कर रहे थे। तो पंजाब में PMLN बहुत दबी हुई नजर आई। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज साहब आई, दोनों एक ही पार्टी की हैं, लेकिन एटीट्यूड देखें, इनका मूव देखें, दोनों का तरीक़ेकार देखें, 2 मुख्तलिफ तरीक़ेकार से अवाम एक आसमान पे चली गई और एक जमीन पे बैठी हुई थी। तो यही चीज PDM था कि PDM अपना अगर एग्रेसिव रोल उसी वक्त दिखाती तो शायद आज बहुत कुछ चेंज होता। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी और ANP की कॉम्प्रोमाइजिंग डिफेंसिव पॉलिसी की वजह से, और मौलाना साहब नहीं चाहते थे कि इनको इस PDM से अलग किया जाए या अलग हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक बड़ी सियासी जमातें हैं, उनको साथ रखना अपोजिशन की अच्छी बात है, इनको लेके चलें। तो मौलाना साहब इनको लेके चलना चाह रहे थे और इसी वजह से ये सारी चीजों को फेस किया गया। और लेकिन दूसरी तरफ बड़ी कैलकुलेटेड गेम थी कि जी हम मेंबर देंगे कुल गिलगित बल्तिस्तान पे, हम इनको लाइन फेंकेंगे, ये कमजोर होंगे, PDM को कमजोर करेंगे, PDM के एग्रेसिव फैसले नहीं होने देंगे पीपल्स पार्टी वाले, और हम इनको ये लाइन देंगे कि हम गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत ही अहम बात बता रहा हूँ, और ये बातें बिल्कुल इस्टेब्लिश भी हो गई हैं और सामने भी है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने उनको लाइन दी कि जी हम आपको गिलगित, अब गिलगित बल्तिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी। वो पीपल्स पार्टी जो इस वक्त तकरीबन सिंध में भी आप पीछे हटी हुई है, इंटीरियर सिंध तक महदूद है, कराची में भी वो नहीं है। कराची में तो इन्होंने कब्जा कर लिया है, MQM तो थी लेकिन PTI ने जबरदस्ती वहां भी कब्जा कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सोचा कि जनाब 2 सूबों में उनकी हुकूमत हो जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान भी एक सूबे के तौर पर एग्जिस्ट करता है, चाहे उसके आईनी कानूनी हैसियत उस पर मैं अभी नहीं जा रहा। तो ये बहुत बड़ी जीत थी उनकी, उनको ये लाइन दी गई, उस लाइन को इन्होंने टो करा, इन्होंने समझा कि ये लाइन बिल्कुल सही दी गई है और ये कामयाब है। PDM वालों को उन्होंने स्लो किया, हल्का पिच किया। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज साहबा या नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज हुए यहाँ पर, और जिसका नतीजा ये हुआ कि पहला झटका पीपल्स पार्टी को पड़ा जब आखिरी में जो है उनकी सारी कमिटमेंट, सारी उम्मीदें जो है ना वो खत्म हो गई और वहां पर PTI जो है वो हुकूमत बना गई। तो उसके बाद भी कहा जाता है कि जी सीख लेते आप, लेकिन फिर एक कैलकुलेटेड गेम और दिया गया इनको, और फिर ये अब जरदारी साहब अभी मेंबर ऑफ सेनेट इलेक्ट हुए, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो हमने मीडिया में नारेबाजी सुनी, एक जरदारी सब पर भारी, एक जरदारी सब पर भारी, एक जरदारी सब पर भारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल इससे अंदाजा ये हुआ और ये लगा भी कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने काउंटर कर लिया है और ये 2 चीजें उनको मिल गई हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जब मेंबर बन गए हैं तो चेयरमैन सेनेट बनने में क्या एतराज है, लेकिन दूसरी तरफ कैलकुलेटेड गेम था गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, हम वहां धोखा खा चुके थे, हमें बहुत एहतियात करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो एक दफा नहीं कई दफा इन चीजों को फेस कर चुकी है,
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी अजीम लीडर वहाँ पैदा हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा अजीम लीडर वहाँ पैदा हुआ, आसिफ अली जरदारी जैसे समझदार कैलकुलेटेड गेम खेलने वाले बड़ा शातिर दिमाग जो है वो लीडर वहाँ पैदा हुआ। बिलावल की तो मैं बात नहीं करता, वो तो अभी ग्रोइंग स्टेज में सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना है उन्होंने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो भी नुकसान हुआ है और ये जो बयानिया था नवाज शरीफ का, मोहम्मद रहमान का, मरियम नवाज साहिबा का बयानिया आज सच साबित हुआ है कि नहीं, हमें इस तरफ जाने नहीं चाहिए। क्योंकि इलेक्शन अगर पार्लियामेंट में आप जाएंगे और आप पार्लियामेंट में अदम एतमाद से हराना चाहेंगे, इलेक्शन के वोट से हराना चाहेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर आप नहीं कर सकते। और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसी भी सूरत में इमरान को छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रही है। जिस तरह एतमाद के वोट में आपने देखा, जिस तरह चेयरमैन के वोटिंग में आपने देखा। तो इसलिए जिन लोगों ने ये ख्याल किया था कि शायद पार्लियामेंट के अंदर हम ये गेम खेल जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी, तो ये जो मौका था पीएमएलएन का और मौलाना फजल रहमान का कि ये नहीं होगा कभी, कभी इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से इमरान को नहीं छोड़ेगी। क्या मफादात हैं, क्या चीजें हैं, दुनिया जानती है, इस पर क्या बात करूं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये बयान और ये स्टेटमेंट पीएमएलएन का और मुस्लिम लीग मसलन ये इनका मौलाना फजल रहमान का बहुत ही सॉलिड था। पीपल्स पार्टी ने इससे डेफर किया। आज पीपल्स पार्टी जिस जगह खड़ी है, यकीनन उसको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि उसके वो फैसले या वो पार्लियामेंट में जो डेफर किया उसने और जो एतमाद किया उसने जिन लोगों के ऊपर, या जो लोग बीच में थे जिनके कहने पे, एक दफा मौलाना फजल रहमान भी तो एतमाद कर चुके थे ना, जब वो इस्लामाबाद में हुकूमत गिराने के लिए खड़े थे तो चौधरी शुजात ने आके उनसे कहा कि मार्च में हुकूमत चली गई, मेरी बात हो गई है एस्टेब्लिशमेंट से और बस तय है। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि एक बड़े जीरक सियासतदान होने के बावजूद चौधरी शुजात की बात पर उनको बड़ा एतबार हुआ। चौधरी शुजात जो है वो एक बड़े अच्छे नहायत कहना चाहिए शरीफ इंसान नफ्स किस्म के वो जो है वो सियासतदान है। जब वो आके ये कह रहे हैं तो वो मान गए, क्योंकि वो भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। सबको पता है कि वो जो बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट बोलती है, जैसे मैंने शेख वकास को कोट किया। तो उस वक्त मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया, इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। तो अब मेरा ख्याल है कि वाहिद एक ही तरीका कार रह गया है कि पीडीएम अपनी पूरी ताकत के साथ ये चाहे तो कानूनी गेम खेले और इसमें भी उसके पास बिल्कुल जीत का उनसुर है। देखिए अब अगर अदालतें, देखिए बहुत सी इदारे एक्सपोज हो रहे हैं ना, तो और को भी एक्सपोज है, ले जाएंगे केस। ये बिल्कुल क्लियर कट केस है। इस केस में सेनेट के चेयरमैन जो है वो संजरानी साहब हारते हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब जीतते हैं। अगर इन वोट को शामिल कर लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में ये ले जाएं, ये काम करें, ये प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट करें, लेकिन अपना टारगेट बना लें कि अगर वो पब्लिक के इस ताकत को, इस मोबिलाइजेशन को, इस फ्रस्ट्रेशन को, इस वक्त उनकी जो प्रॉब्लम्स को, मसाइल को अगर वो एक तहरीक का हिस्सा देकर इस्लामाबाद की तरफ बहुत बड़ी ताकत से आगे बढ़ते हैं तो फिर कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये अपना मेन वो टारगेट बनाए। बाकी कानूनी जो जंग लड़नी है और लड़े, वहां पे भी 50-50 है कि शायद इनको कोई गैरत आ जाए और सही फैसले दे दें। नहीं तो ज्यादा चांसेस हम देख रहे हैं कि एक वाडा के केस में तो फैसले नहीं दे सके, तो इतने बड़े मसले पे चेयरमैन सेनेट के ऊपर कैसे फैसले देंगे फेवर में, उसको भी लटका देंगे, क्वेश्चन कर देंगे। बहरहाल एक्सपोज तो करें, ले जाएं वहां पे चीजें। दुनिया तो देखे जिस तरह सेनेट के अंदर पूरी दुनिया ने देखा होगा, ये सिर्फ पाकिस्तानी ने नहीं देखा है, ये दुनिया ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट के इलेक्शन में किस तरीके से धांधली की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर जनरल इलेक्शन, जमनी इलेक्शन में धांधली की गई है। ये पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग हो रही है, बन रही है। पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर दुनिया में पेश किया जा रहा है जो बनाना स्टेट के तौर पर है। और इस वक्त जो मौजूदा, इस वक्त जो लोग लेके चल रहे हैं इस मुल्क को, वो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नामहसी हो रही है और एक बनाना स्टेट समझा जा रहा है कि यहाँ पे जो चाहे, जिस तरह चाहे हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट वो काम हो जाता है। बाकी नया आइन है,
ना कानून है, ना यहाँ इंसाफ है, ना यहाँ कोई और चीज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं नीचे, थोड़ा सा उसमें एक लफ्ज ऐसा आएगा जो शायद अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है, कि गधे के पीछे से और पुलिस वाले के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। तो कह रहे हैं जरदारी साहब को ख्याल कर लेना चाहिए, ये किसी के नहीं है। तो आपके कैसे के होंगे डॉक्टर साहब? कल बड़ा अहम बयान नवाज शरीफ साहब का आया था जिसमें ये जो स्टेटमेंट है इसको, हाँ जी सर प्लीज गो अहेड। मैं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट जो है वो एक बड़े अच्छे शो में जो है ना इस किस्म की डिस्कशन को हमें नहीं, ये लोगों की राय है, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी है, फीलिंग्स भी है, और ये हकाइक का हिस्सा भी होता है। लेकिन बट डोंट डिस्कस दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ लाखों लोग जो सुन रहे होते हैं आपको लाइव। बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि मतलब कि लफ्ज, लेकिन वो बस 10 दफा ये कमेंट आया। डॉक्टर साहब, मियां साहब का कल, मियां नवाज साहब का बड़ा अहम बयान आया। वो 2.5 मिनट का, 2 मिनट, सवा 2 मिनट का वो था। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आप इजाजत दें तो सुनने वालों को वो सुना दें। आपको भी उसमें से 2 सवाल आपके साथ अगर इजाजत हो तो मैं जरा प्ले कर रहा हूं जी। एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना जरूर जरूर और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड्ढे में धकेलना काफी नहीं था। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? डस्का का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था।